हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम बहुत ही पास है ना। एग्जाम सेंटर्स भी सभी को अलॉटेड हो गए हैं। तो उसके लिए यदि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इट मीन्स हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के रेलवे के पुराने क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो पहले आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, साथ ही ग्रुप डी में भी। क्लियर? तो बच्चों एकदम अवेयर रहिएगा लेक्चर में। आज हम एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं रेलवे में उनकी हम बात करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कह रहा है क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है, या कहें बेसिक नेचर जो होता है आपका उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। अब देखो, आपको इतना पता होना चाहिए, मैम ने बताया है कि 0 से लेकर 14 तक आपकी पीएच वैल्यू लाई करती है। कहां तक करती है बच्चों? 0 से लेकर 14 तक। और जो 7 होता है वह न्यूट्रल होता है। क्लियर? यानी कि 0 से 7 के बीच की जो वैल्यू है वह एसिड की होती है और 7 to 14 जो होती है वह बेस की होती है। यानी कि अम्ल की जो वैल्यू होती है आपकी यदि अम्ल की वैल्यू कहूं मैं पीएच वैल्यू, तो वह 0 से लेकर 7 तक होती है। और यदि क्षार की कहूं तो वह कितनी होती है? वह 7 से लेकर 14 तक होती है। अब कह रहा है पीएच वैल्यू ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन, या कि जो क्षार है। तो क्लियरली अभी हमने देखा कि जो क्षार है वो 7 से लेकर 14 तक है। तो हम क्या कहेंगे? जो ग्रेटर देन 7 है वही आपके क्षारीय घोल का पीएच मान होगा। क्लियर? यदि क्वेश्चन कहता अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा तो आंसर होता लेस देन 7। यदि क्वेश्चन होता उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा तो आंसर होता बी इक्वल टू 7। लेकिन अपना क्वेश्चन है बेसिक सॉल्यूशन का, यानी कि क्षार सॉल्यूशन का कितना है पीएच वैल्यू, तो हम कहेंगे ग्रेटर देन 7। क्योंकि हमने अभी क्या देखा कि 7 से बड़ी और 14 तक की जो भी वैल्यूज में आते हैं पीएच वैल्यूज में, वे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और जिनकी पीएच वैल्यू 0 से लेकर 7 तक होती है वो क्या कहलाते हैं? वो आपके कहलाते अम्ल। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन? यस, आवर आंसर इज सी करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है व्हाट मेक्स अ लेंस। लेंस किससे बना होता है? तो लेंस जो बनता है वह कांच से मिलकर बना होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, लेकिन कौन से कांच से मिलकर बना होता है यह इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका लेंस है वह किन ग्लास से मिलकर बना होता है, या किस तरह के कांच से मिलकर बना होता है। क्या वह पायरेक्स ग्लास से बनता है? क्या वह फ्लिंट ग्लास से बनता है? फ्लिंट नहीं, यहाँ पर फ्लिंट है। क्लियर? इसको हम लिखेंगे फ्लिंट ग्लास। क्लियर? या ऑर्डिनरी ग्लास से बनता है या कोबाल्ट ग्लास से बनता है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो हमारा लेंस होता है वह फ्लिंट ग्लास से मिलकर बनता है। किससे बनता है? फ्लिंट ग्लास से मिलकर के बनता है, या कहें फ्लिंट कांच से। जो हमारा आपका लेंस बनता है ना, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है, दोनों ही किससे? आपके कोई भी लेंस हो, लेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वह किससे है? फ्लिंट ग्लास से है। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप बता पाओगे ना कि लेंस किससे बनता है? तो लेंस बनता है आपके फ्लिंट ग्लास से। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं अगला आपका आंसर क्या है। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? फ्लिंट ग्लास इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन है द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय। इजी क्वेश्चन है ना। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, स्टैल्गोमीटर एंड थर्मोमीटर। अरे थर्मोमीटर से तो तापमान मापा जाता है, सभी के घरों में है, सब जानते हैं। और हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर और स्टैल्गोमीटर में हमको पता है कि लैक्टोमीटर ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम देखो मिल्क से रिलेटेड सारी चीजें ना लैक्टो हैं। देखो जो दही होता है उसमें कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। मिल्क में एसिड कौन सा होता है? मिल्क या कहें आपका कर्ड में तो लैक्टिक एसिड होता है। क्लियर? और मिल्क की शुद्धता भी किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। तो ध्यान देना, मिल्क से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं सब में लैक्टो लैक्टिक ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है, भूलेगा नहीं। यानी कि मिल्क को किससे, मिल्क की जो शुद्धता है कि आपका जैसे दूध वाला दूध देकर गया, अब कितना पानी मिलाकर गया है भाई, तो आप अपने लैक्टोमीटर से चेक कर सकते
सकते हो। ठीक है, कई बार कुछ लोग ज्यादा पानी मिलाते हैं, कई लोग कुछ बार बहुत अच्छा देते हैं, तो आप उससे चेक कर सकते हो कि आपका जो मिल्क दे करके गया है वह प्योर है या नहीं। तो मिल्क की प्योरिटी हम चेक करते हैं किससे? लैक्टोमीटर से। और मिल्क में या कर्ड में, कहें दही में, कौन से जीवाणु होते हैं? तो वह होते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। साथ ही आपके दही में या कर्ड में एसिड कौन सा होता है? तो लैक्टिक एसिड। सब कुछ लैक्टोलैक्टिक लैक्टोमीटर ही है। तो मिल्क से रिलेटेड यदि क्वेश्चन बनता है तो आप भूलोगे नहीं। क्लियर? भूलोगे तो नहीं? चलिए, तो अपना आंसर होने वाला है आंसर बी, लैक्टोमीटर इज अवर करेक्ट आंसर। यस, दिस इज द करेक्ट। क्लियर? तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिलेटिव ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ, या कि कह रहा है रिलेटिव ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? तो जो रिलेटिव ग्रेविटी होता है उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? और स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये दोनों नाम भी आप जानिए। जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं रिलेटिव ग्रेविटी। ये जानना इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम नाम बदल देगा। तो जो सापेक्ष गुरुत्व होता है ना, वह रेशियो होता है किसका? पदार्थ के घनत्व का साथ ही जल के घनत्व का। यानी कि आपका मैटर जो है, डेंसिटी ऑफ मैटर कितनी है इनटू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दिस इज द रेशियो नोन एज द रिलेटिव ग्रेविटी, और कहूं मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम समझ गए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव ग्रेविटी क्या है। देखो, दोनों नाम एक ही हैं, एक क्वेश्चन में नाम नहीं दिया इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट टाइम वो स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर? तो जो आपका सापेक्ष गुरुत्व होता है वह क्या होता है बच्चों? वह होता है मैटर का घनत्व, है ना। क्या होता है? डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। तो घनत्व ऑफ मैटर, यानी कि डेंसिटी ऑफ मैटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वही कहलाता है आपका रिलेटिव ग्रेविटी। एंड यस, आंसर ए इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? क्लियर? अब देखो, जो आपका सार्वभौमिक गुरुत्वीय स्थिरांक होता है उसका विमीय सूत्र क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्लियर? तो विमीय सूत्र पूछ रहा है, तो विमीय सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? मैम ने पहले बताया है, आइए देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, निकाल के बता देते हैं। अब देखो, जो गुरुत्वीय स्थिरांक है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकलने वाला है आपका सार्वभौमिक स्थिरांक का विमीय सूत्र। क्लियर? ध्यान से देखना बच्चों, मैम ने पहले भी बताया है, जब पढ़ाया था यूनिट एंड डायमेंशन, है ना, तब हमने देखा था, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपना फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? फोर्स इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये सभी को पता है। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल G है, यही आपका क्या है? सार्वभौमिक गुरुत्वीय स्थिरांक। इसी का आपको पूछा है क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र। तो आओ बच्चों निकाल लेते हैं। जब G का पूछा है तो हम G का निकालने के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों? जी को हम एक तरफ कर देते हैं और इन दोनों को एक तरफ ले जाते हैं। तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी। क्लियर? तो ये हमने जी का फॉर्मूला निकाल लिया। अब जी इज इक्वल टू, एक बात बताओ, बल का विमीय सूत्र कितना होता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, या मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एन, एक्सेलरेशन का lt टू द पावर -2, तो हो जाएगा फोर्स का mlt टू द पावर -2। ध्यान से देखना बच्चों, आर स्क्वायर का मतलब है एल का स्क्वायर। क्लियर? फिर अपन डिवाइड किए m1 इंटू m2 का मतलब है आपका m का स्क्वायर। क्लियर हुआ? अभी आने वाला है आंसर किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। देखना अब क्या है? m स्क्वायर, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? m टू द पावर -1, l का स्क्वायर है तो l टू द पावर 3, साथ में t टू द पावर -2। कितनी आसानी से आ गया बताओ। क्या आपको रटना पड़ा? मैंने कभी नहीं कहा कि आप इसको याद कर लो। क्लियर? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर सबको पता है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। यदि हमको ये फॉर्मूला पता है तो हम बहुत ही आसानी से गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो अपना कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है बेटा? हो रहा है m टू द पावर -1 L3 t टू द पावर -3, ऑप्शन 1। क्लियर?
तो आइए देखते हैं, समझ आ गया है ना सभी को। देखो एक बार आपको फोर्स या बल का फॉर्मूला लिखना है, क्लियर, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब आपको G का पूछा है, कैपिटल G। यहाँ पर ये जो कैपिटल G है इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक। एक्चुअल में F प्रोपोर्शनल टू होता है m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो कैपिटल G आ जाता है, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थिरांक, क्लियर। तो ये जो कैपिटल G है इसका हमें निकालना है क्या, विमीय सूत्र। और यदि हमें इसका निकालना है तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई करके इधर ला सकते हैं। तो हमने कैपिटल G का फॉर्मूला निकाल लिया, और कैपिटल G इज इक्वल टू आ गया फॉर्मूला F r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो जो फॉर्मूला बचा, अब हमें बल का तो पता है विमीय सूत्र क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्लियर। देखो जो एकदम आसानी से भी समझना चाहते हैं ना फोर्स का, आप पहले विमीय सूत्र निकाल लो, m इंटू ए। अब m का होता है a का होता है LT टू दी पावर -2, तो ये आ गया आपका बल का विमीय सूत्र। अब भाई लंबाई और द्रव्यमान का तो लिख ही लोगे, दोनों को डिवाइड करके आपका आंसर आ गया, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर। तो चलिए देखते हैं कि आपका आंसर कौन सा होने वाला है। आंसर ए विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए यस, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन प्योर वाटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज। शुद्ध पानी में हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी होती है, क्लियर। जो हमारा शुद्ध पानी होता है, एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने बताया, क्या बताया था, अभी मैंने बताया कि 0 to 14 होता है हमारा टोटल पीएच वैल्यू, क्लियर। तो जिसमें 0 to 7 एसिडिक नेचर होता है, 7 to 14 बेस नेचर होता है, एंड 7 जो होता है आपका न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। अब जो आपका शुद्ध जल होता है ना, प्योर वाटर, तो यदि थोड़ा भी याद हो तो हमारा शुद्ध पानी जो है वह उदासीन नेचर का होता है। पूछो कैसे, क्योंकि इसमें जितने ही H+ आयन होते हैं उतने ही OH- आयन होते हैं, यानी नंबर ऑफ आयंस इक्वल होते हैं, क्लियर। इसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होती, इट मींस ये उदासीन नेचर के होते हैं। इनकी पीएच वैल्यू यदि क्वेश्चन में पूछता तो हम कहते 7 होती है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन प्योर वाटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन का आयन का कंसंट्रेशन पूछा है, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर, पीएच वैल्यू कितनी है 7, तो आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर -7, एंड यस ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, क्लियर हुआ। देखो शुद्ध पानी में हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी होती है। अब शुद्ध पानी ऐसा पानी है जिसमें कि डिजिटल वाटर कहते हैं इसको, जो कि उदासीन नेचर का होता है, यानी कि इसमें H+ एंड OH- इक्वल है। H+ का मतलब है एसिडिक, OH का मतलब है बेस। अब दोनों बराबर हो गए, यानी कि वो क्या हो गया, उदासीन, क्योंकि हमको पता है ना कि जो पानी में घुलने पर H+ रिलीज करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, जो OH- रिलीज करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो ये हमको पता है उदासीन है, शुद्ध पानी है, वहां से पहुंचो आप उदासीनता पर पहुंचे तो कितना हो गया, पीएच वैल्यू 7 हो गया। और पूछा है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो लॉगरिथमिक वैल्यू लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस में कितना है पीएच वैल्यू 7, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -7 इज अवर करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, द प्रिंसिपल बिहाइंड विजन स्टेबिलिटी, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है। जो हम देख पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं ना चीजों को, उसके पीछे का जो सिद्धांत है ना बच्चों, वह सिनेमा के सिद्धांत पर कार्य करता है, ना कि दूरबीन, परिदर्शी, ना ही कैमरा। किसके सिद्धांत पर, कैमरा यानी कहना चाहिए सिनेमा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो द प्रिंसिपल बिहाइंड विजन स्टेबिलिटी इज सिनेमा, आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए अब देखो क्या है, इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवे में, रिपीट हो जाते हैं, कई बार वैल्यूज चेंज हो जाती है, कई बार सिर्फ घुमा देता है थोड़ा सा। तो यदि आपने 2-4 हजार क्वेश्चन कर लिए हैं तो साइंस में डरने की नीड ही नहीं है आपको, ठीक है। और जो मैम यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करा रही हैं, आपकी गारंटी है कि आप मिस नहीं कर पाओगे क्वेश्चन एग्जाम में, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, द पीएच स्केल हैड
गिवन बाय, यानी कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, निम्न में से किस साइंटिस्ट ने पीएच स्केल बनाया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, अर्हेनियस है, मोनस्टेड है, सोरेनसन है, लेविस है। अरे भाई हमको भी पता है कि क्या पीएच स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछ भी सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच स्केल किसने खोज करी थी, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच स्केल की खोज करी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सल्फ्यूरिक एसिड इज, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक एंड टेट्राबेसिक। देखो 4 ऑप्शन है, पहले हम चारों चीज समझ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है ना। मोनोबेसिक क्या है, डायाबेसिक क्या है, ट्रायाबेसिक क्या है, और हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना बच्चों, वो भी क्या होता है, ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पेशेंस रखना, मजा आएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जनता को पता है क्या होता है, H2SO4, ठीक है, परेशान नहीं होने का। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है। अब ये समझो कि जो एक क्षारीय या कि मोनोबेसिक होते हैं वो क्या होते हैं। मोनोबेसिक का मतलब है मोनो आ गया, एक आ गया, मतलब कुछ ना कुछ चीजें एक होंगी वहां पर। वह कौन सी चीज है जो एक होती है, ये है हाइड्रोनियम आयन। क्या है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर एक होता है। ये हाइड्रोनियम आयन क्या है मैम, H3O+ को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। जिस आयन में एक आपका हाइड्रोनियम आयन रिलीज होता है उसको हम कहते हैं मोनोबेसिक। क्लियर। जिस एसिड में आपका 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज होते हैं उसको हम कहते हैं द्विक्षारिकी। क्या कहते हैं बच्चों, यदि हाइड्रोनियम आयन वहां पर कितने रिलीज हो रहे हैं, 2, और यदि त्रिक्षारिकी का मतलब है जिसमें आपके हाइड्रोनियम आयन क्या कहला रहे हैं, 3 रिलीज हो रहे हैं। इट मींस मोनोबेसिक, यानी कि कहें मोनोबेसिक या एक क्षारकीय कौन से होंगे, जिसमें हाइड्रोनियम आयन 1 रिलीज होगा। डायाबेसिक या द्विक्षारकीय क्या होंगे, जिसमें आपका हाइड्रोनियम आयन 2 रिलीज होगा। और ट्राइबेसिक या त्रिक्षारकीय क्या होंगे, जिनमें आपका हाइड्रोनियम आयन 3 रिलीज होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं एक कैसे रिलीज करता है, आएंगे H2SO4 पे, थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। अब हमारा जो है HCl का आप एग्जाम्पल लो, ठीक है। HCl को आपने पानी में घोला तो क्या होगा बच्चों, एक बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन हो जाएगा अलग। तो एक हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, आप क्लियरली देख रहे हो कितने निकले, 1। तो इसको हम कहेंगे मोनोबेसिक। क्या कहोगे बच्चों, मोनोबेसिक। यदि आपका 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज होता, यानी कि अब अपन लेंगे कौन सा एसिड, H2SO4 प्लस H2O, तो क्या बना, H2SO4 H2O में लिए तो एक बना H3O आयन प्लस बना HSO4 माइनस। तो एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ, लेकिन ये HSO4 अगेन ब्रेक होता है पानी में मिलने के बाद। तो HSO4 प्लस H2O जैसे ही हुआ तो अगेन क्या बन गया, H3O प्लस आपका SO4, सल्फेट अलग हो जाता है। तो क्लियर रखना, यहां पर आपने देखा, यदि आप क्लियर नहीं देख पा रहे हो तो आपके 1 एंड 1 2, यानी कि 2 आपके हाइड्रोनियम आयन रिलीज हुए। क्लियर। यानी कि पहले हमने देखा एक एग्जाम्पल, जो मोनोबेसिक था उसमें 1 हाइड्रोनियम आयन रिलीज हुआ तो उसको हमने कह दिया मोनोबेसिक। लेकिन जैसे ही हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और पानी में मिलाया तो हमने देखा कि 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहे हैं। तो ऐसे एसिड जिनमें कि 1 आयन आपका रिलीज होगा हाइड्रोनियम आयन, वह कहलाएंगे मोनोबेसिक, और जिसमें 2 रिलीज होगा डायाबेसिक, 3 रिलीज होगा तो ट्रायाबेसिक। क्लियर। तो अच्छे से क्लियर हुआ। क्वेश्चन था सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तो अभी हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रहे हैं, तो किसमें आएगा बच्चा, आएगा डायाबेसिक में। किसमें आएगा, डायाबेसिक में। आओ अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको अपन डिलीट कर देते हैं। क्लियर। तो आंसर होने वाला है आपका डायाबेसिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए, तो यस आवर आंसर इज बी गिवन डायाबेसिक। डायाबेसिक हुआ कैसे, क्लियर हुआ,
चलिए क्लियर हुआ हो तो थम्स अप बनता है मैम के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंड स्पीड मेजरिंग डिवाइस या पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है। अब भाई पवन की गति को मापना है, हवा की गति को, चक्री चलाया है आप लोगों ने बचपन में, है ना, वो ऐसे जैसे ही हवा में लेके जाओ मस्त ऐसे से घूमने लगता है, नॉर्मली ऐसे रहता है और फिर घूमने लगता है, अभी भी कहीं मेले वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। ऐसे पकड़ते हैं कुछ और यहाँ पर कुछ चक्री सा बना होता है, हवा में लेके निकलो तो वो घूमने लग जाता है। तो जो हमारा विंड स्पीड मेजरमेंट का जो उपकरण होता है वो भी एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पर जो होते हैं ना ऐसे 4 निकले होते हैं कुछ प्लेट्स टाइप, तो ये जो है ना ये घूम करके यहाँ पर रीडिंग दे देते हैं, आपको बता देते हैं तो कि आपकी जो पवन जो चल रही है, हवा जो चल रही है वह किस गति की या कितनी उसकी स्पीड है। तो वो मेजर करने का जो आपका इक्विपमेंट है वह क्या कहलाता है, क्या अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या डोजीमीटर, तो वह इक्विपमेंट कहलाता है एनीमोमीटर। एंड यस आंसर बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो पवन की गति को मापने वाला जो उपकरण है वह क्या कहलाता है, एनीमोमीटर कहलाता है। साथ ही कैसा दिखता है तो कुछ ऐसा होता है, क्लियर। वो उससे मतलब नहीं, अपन को ये पता होना चाहिए कि एनीमोमीटर कहते हैं जिससे हम विंड स्पीड मेजर करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच, देखो दूध का पूछता है, ब्लड का पूछता है, HCl का पूछता है, ठीक है। मैं एक लिस्ट दूंगी आपको कि पर्टिकुलर जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनका पीएच वैल्यू कितना होता है, उसको मिस मत करना, ठीक है। तो मिल्क का पूछा है यहाँ पर, तो मिल्क का होता है 6.6 एंड यस आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। 6.6 6.6 होता है मिल्क का। मिल्क हमारा थोड़ा सा एसिडिक नेचर में होता है, 7 के पहले है, यानी बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि 0 to 7 to 14, और मैंने कहा था जो 0 के पास होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जो 7 के पास होंगे वो वीक एसिड होंगे, जो 7 के पास होंगे वो वीक क्षार होंगे, बेस होंगे, जो 14 के पास होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, क्लियर। तो वही है, यदि हमारा 6.6 मतलब 7 के बहुत ही करीब है, यानी कि बहुत ही वीक एसिड होता है मिल्क, और पीएच वैल्यू कितनी होती है 6.6। तो ये था आज का क्वेश्चंस का डिस्कशन आरआरबी पीवाईक्यूज का। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।